हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज और मैं आ गया। एग्जाम नोवा क्लास 9th, वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बच्चा लोग, आज हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 4, क्लास 9th, वर्क एनर्जी एंड पावर। एक एक करके पढ़ेंगे, यानी कि तीनों को एक साथ पढ़ लिया। ठीक है, वर्क भी पढ़ेंगे, एनर्जी भी पढ़ेंगे, पावर भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे देखो, ये फोर्स लगा रहा है, वर्क डन वगैरह कुछ हो रहा है, फिगर विगर लगाए हैं हम आपके लिए। सो वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा। जल्दी से पेन पेपर उठा लो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वर्क। बच्चे लोग, व्हाट इज वर्क? देख रहे हैं ना, ये भी तो वर्क कर रहा है। एक इनक्लाइंड प्लेन पे ये बंदा इसको धक्का दे रहा है ऊपर, तो फोर्स लगा रहा है ना। और फोर्स लगा रहा है तो ये बॉक्स किधर जाएगा? इधर। डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं? होगा ना। डिस्प्लेसमेंट होना तो चाहिए। तो बेसिकली बच्चा लोग, वर्क है क्या? वर्क, it is the force, it is the force in the direction of, in the direction of displacement। बच्चे लोग बिल्कुल सही समझे आप, वर्क ही फोर्स है या फोर्स ही वर्क है? आए, इट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चा लोग एक बात बताओ, वर्क तब तक होगा ही नहीं जब तक डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, राइट? मैंने फोर्स लगाया तो बॉक्स आगे चला गया, राइट? तो फोर्स लगा तभी तो वर्क डन हुआ। That's why work, it is the force in the direction of displacement. It is the force in the direction of displacement. कुछ लोग इसको ऐसे बता देते हैं, ठीक है? It is the product of force and displacement. Force and displacement. इसका क्या मतलब है भैया? अरे बहुत आसान मतलब है। कुछ लोग कहते हैं W इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। लेकिन बच्चा लोग, आपको ये बता दूं, बहुत ही सुंदर है, ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी नहीं है, ये कहानी अभी आधी अधूरी है। ठीक है, ये कहानी आधी अधूरी है। फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन इसकी कहानी आपको जाननी पड़ेगी। चलो, हम इसी भैया का एग्जाम, इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं आप लोग तो लिख लीजिए, अदरवाइज इसी भैया का हम एग्जाम्पल लेंगे। ओके, या कोई और एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल लेने से मतलब है। ओके, तो अब आप देखेंगे यहां पर, मिटा दे, चलो एक और नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पर होगा क्या। मान लीजिए यहां पर कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है? और कोई बच्चा इसमें धागा बांधा है और ऐसे करके फोर्स लगाया, ठीक है? अब धागे से इसको ऐसे खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक ऊपर तो ऐसे जाएगा नहीं, अनलेस और अनटिल वो इनक्लाइंड हो। इनक्लाइंड मतलब किसी एंगल पे हो, ये देखो इनक्लाइंड प्लेन पे है ना, ठीक है? अब आप देखेंगे यहां से चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, एस, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर। तो भैया आप फोर्स निकालें तो निकालें कैसे? अब बच्चे लोग आप देखेंगे कि यहां पर एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? एंगल। तो इसे कह देते हैं थीटा। 30 डिग्री, 35 डिग्री। बच्चे लोग एंगल, जैसे मान लो आपको प्राइस निकालना रहता था तो लेट द प्राइस इज एक्स, तो जब आपको एंगल नहीं पता होता है तो एंगल, लेट द एंगल इज थीटा, इसको क्या कहते हैं बच्चे लोग? थीटा। ठीक है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट, फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आता है और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है? एफ थीटा का इधर आएगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। बच्चे लोग आप चिंता मत कीजिए, ये थोड़ी 11th की बातें हैं, ठीक है? आप इतना बस ध्यान रखिए कि जिधर थीटा होता है उधर आएगा कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइड आएगा साइन थीटा। अब एक बात बताइए, मैंने वर्क डन क्या बताया था? इट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और इसके साथ कौन सी फोर्स है? एफ कॉस थीटा। ये तो कहीं और है, ये तो कहीं और है, तो एफ एस कॉस थीटा।
ये पूरी कहानी है आपके वर्क डन की, ठीक है। और इसी को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं एफ डॉट एस, बच्चे लोग डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा, और ये एरो जो बनाए हैं बेसिकली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड एस एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स के ऊपर ऐसे मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाते हैं, ठीक है। तो एफ डॉट एस। अब यहां से आपको एक बात समझनी चाहिए कि भैया ये कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है, आप चिंता मत करो, मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ, उन वैल्यूज से बाहर 9th में नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं सब बता दूंगा बच्चे लोग, चिंता नहीं। कॉस 0 डिग्री ये 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/2, सॉरी 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 0, कॉस 180 -1, कॉस 180 -1। ये नोट कर लो, हजम कर लो, पचा लो इसको, जल्दी पचाओ, ठीक है। लिख लो, लिख लो बच्चों, लिख लो, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूं कि वर्क डन में ये जीरो वीरो सब कैसे आएगा, ठीक है। देखिएगा, चलिए देखिए, एफ एस कॉस थीटा ये हमारे वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए फोर्स लगी है इधर और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में कोई एंगल दिख रहा है आपको? नहीं। तो यहां पर एंगल कितना है बच्चे लोग? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तो आप फर्स्ट तो यहां पर लगाएंगे वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू अभी मैंने आपको कितनी बताई थी? 1, तो 1 पुट कर देंगे, तो कॉस 0 1, तो आंसर आएगा एफ एस। तो बच्चे लोग वो जो अभी आधी अधूरी कहानी थी ना, ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब फोर्स भी उधर ही हो और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो। ये वाला फॉर्मूला आप कहीं भी लगा दो, लेकिन ये एफ इंटू एस उधर ही लगेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, मान लीजिए फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। फोर्स लग रही है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ पॉसिबल है बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन एफ साइन थीटा तो ऊपर लग रहा है ना 90 डिग्री पे, ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। या ग्रेविटी इस पे नीचे लग रही होगी, ग्रेविटी इस पे नीचे लग रही होगी, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0, तो वर्क डन क्या होगा? 0। बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे। फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब भी वर्क डन 0 हो सकता है यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो इफ अ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है, और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन विल बी 0, ठीक है, वर्क डन विल बी 0। और यहां पर वर्क डन पॉजिटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव भी आएगा, वो कब? देखिए, फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये क्या है? अरे भैया फ्रिक्शन, ठीक है, बॉल लुढ़क रही है तो बॉल आगे लुढ़क रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स लग रही है इधर। तो बच्चे लोग अब इन दोनों को बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। अरे भैया ये देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम में जा रहा है, और इसमें एक इधर जा रहा है और एक इधर, तो 180 डिग्री का एंगल ऐसे ही तो बनता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है बच्चे लोग? -1, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ एस, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल आपका 0 हो, 30 हो, 60 हो, 90 पे 0 होगा, ठीक है। नेगेटिव जब 180, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, 90 डिग्री पे हो तो 0। तो ये था आपका वर्क का कहानी। क्या था बच्चे लोग? वर्क का कहानी। चलिए अब इसी पे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, कुछ तो समझ में आएगा ही। A force of 20 Newton displaces a body through a distance of 8 meter in the direction of the applied force। देखो लिखा है ना, a force of 20 Newton displaces a body, मान लेते हैं कि फोर्स लग रही है इधर
थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स इधर ही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है 8 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन 20 और ये 8, और एंगल कितना है बच्चे लोग 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 20 इंटू 8 इंटू 1, 8 दूनी 16, 160 जूल। अरे वर्क डन का ऐसा यूनिट तो हम आपको बता ही नहीं किए है ना, चलिए देखते हैं जरा। तो बच्चे लोग वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, या जाउल कह सकते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, जाउल होता है सिंबल जे। बेसिकली जूल नाम के एक साइंटिस्ट है, थे, अब तो नहीं होंगे, इसीलिए कह रहा हूँ ये वैल्यूज याद कर लीजिए आप, ठीक है, 10th में पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज का कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो ये था 160 जाउल आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, अ कूली लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेसेस इट ऑन हिज हेड which is 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. Okay, अब बच्चे लोग 15 kg उसका lifts a luggage of 15 kg from the ground and places it on his head which is 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. Okay, तो भैया वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब लगेज को उसने ऊपर की तरफ उठाया तो फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, 15 kg का है, ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करने के लिए कैसा करना पड़ेगा भाई, ऊपर कूली, कूली से निकालना है, किससे, कूली से ही निकालना है। ओके, तो कूली लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg from the ground and places it on his head which is 1.5 meter above the ground. तो 15 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एम जी, भैया फोर्स इक्वल टू एम जी होता है ना, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं 1.5 और दोनों के बीच में एंगल है 0 तो 1, सो 150 इंटू 1.5, तो पॉइंट से हट जाएगा तो 15 इंटू 15, 225 जूल। कितना वर्क डन किया, 225 जूल, ठीक है। ग्रेविटी के लिए नेगेटिव होगा, भैया ग्रेविटी लग रही है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो कॉस 180 -1, तो ग्रेविटी यहाँ पर नेगेटिव में वर्क डन करेगी। ओके, गिव वन एग्जांपल ईच इन विच अ फोर्स डज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, मान लो कोई गाड़ी है, यहां पर ले लो गाड़ी एम नाम का, और कोई बच्चा है 10 न्यूटन के फोर्स से इसे 30 डिग्री पे खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, ऐसा कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क कब, कोई बॉल लुढ़क रही है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा है पीछे। ओके, जीरो वर्क, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द लगेज ऑन द हेड ऑफ अ कूली, ठीक है, भाई यहाँ पर लगेज है, ग्रेविटी इधर है, कूली आगे जा रहा है, तो ग्रेविटी एफ जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वर्क डन 0 आएगा। ओके बच्चे लोग, तीनों में से कोई एक एक एग्जांपल सबके आप दे सकते हैं। A body is displaced by 5 meter and 150 joule of work is done on it. डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बच्चे लोग 5 मीटर एंड वर्क डन दिया है 150 जूल। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो आप सीधा लगा सकते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ एस, तो ये हो गया 150, फोर्स का हमें पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट है 5, 5 दिया 15, तो बचा 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन। नेक्स्ट, a child pulls a toy car through a distance of 10 meter on a smooth horizontal floor. The string held in child's hand makes an angle of 60 degree with the horizontal surface. If the force applied by the child be 5 Newton, calculate the work done by boy in pulling the car. बच्चे लोग ये कार है, एक बच्चा धागा बांधकर 5 न्यूटन के फोर्स से इसको 60 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर तक खींच दिया, 10 मीटर तक,
तो बताइए वर्क डन कितना हुआ। सिंपल सी बात है, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। 4 से 5, डिस्प्लेसमेंट है 10, कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से ये कट गया 5, 25 जूल, 25 जूल। ओके, अब बच्चे लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, वर्क इज डन ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। भैया एनर्जी होगी तभी तो आप काम करेंगे, या एनर्जी को खर्च करके ही तो काम करेंगे। ठीक है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क और वर्क इज डन ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है, एनर्जी खर्च होगी तो वर्क होगा, एनर्जी खर्च होगी तो वर्क होगा। अब वर्क इक्वल टू एनर्जी, सिंपल सी बात है बच्चों, जितनी ज्यादा एनर्जी खर्च करोगे उतना ज्यादा काम होगा। दोनों की एसआई यूनिट भी सेम होती है, एसआई यूनिट जाउल होगी, जूल। ठीक है, तो यही थी एनर्जी। ओके, किसी भी काम को करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी में सिंपल सी बात है भैया, सबसे पहला आपका आता है काइनेटिक एनर्जी, पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। एक और आता है पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी जिसे आप कहते हैं, सोलर एनर्जी भी इसी में आ जाता है। न्यूक्लियर, ठीक है, और भी 2-3 टाइप होते होंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जब कोई बॉडी चल रही होती है, पोटेंशियल उसके रख रखाव या ओरिएंटेशन से जो एनर्जी उसके पास होती है, डोंट वरी और डिटेल में बताएंगे। मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है बेसिकली, और इन्हीं को खर्च करके मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल हाथ से जो काम होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पंखा चल रहा है, ठीक है। यहाँ से केमिकल एनर्जी जो आपके बैटरीज में होता है, राइट, उनके अंदर केमिकल्स की रिएक्शन होती है, केमिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बैटरीज। थर्मल या हीट एनर्जी, राइट, कोयला वोयला जल रहा है, कोयले से फिर स्टीम इंजन वो चल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन या न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जो हमारे घरों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे एनर्जी के। ओके बच्चा लोग, तो ये था आपका वर्क। ओ, थैंक यू की स्लाइड आ गई। सो बने रहिए, इसका नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।